Hello students, I am Uma Gupta on Magic Maths. आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. दिस इज़ द बेस ऑफ एवरी टॉपिक. अगर आपको HCF LCM पता है तो ये उसका बेस है, ठीक है. और CTET में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता कि इसमें कंसेप्ट क्या लगना है. वो मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे. पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सीरीज़ मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की इसीलिए शुरू करी है ताकि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो. तभी तो हम ट्रिक्स पे जा सकते हैं. अगर कंसेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे तो ट्रिक्स पे कैसे पहुँचेंगे. ट्रिक्स आर द शॉर्टकट्स ऑफ दीज कंसेप्ट्स, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा ब्रीफ में मैं डिविजिबिलिटी रूल्स कराऊँगी, ठीक है. दिस इज़ माई ओन हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैंने कुछ सेग्रीगेट किए हुए हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की जिनकी डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा मैच करती है. व्हाट इज़ दैट? ठीक है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इफ़ यूनिट डिजिट इज़ आइदर इवन और ज़ीरो, यानी उसके दीज आर द प्लेसेस, ठीक है. और इसमें आपके वंस के प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो आपका नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा. सपोज़ मैं नंबर ले रही हूँ 32, ठीक है. तो इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 2. मैंने लिया 84, वंस के प्लेस पे क्या है? 4. 30, वंस के प्लेस पे क्या है? 0. ऐसे ही कोई भी नंबर जिनके वंस के प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट हो वो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये प्रॉब्लम हमें, ये डिविजिबिलिटी रूल हमें कहाँ काम आते हैं? बड़े नंबर्स में. मान लीजिए मुझे ये देखना है, मैं इतना बड़ा डिवीज़न करके देखूँगी, बाद में पता चले इससे पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक करती हूँ. डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तब हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर मैं अपना 2 से डिवीजन शुरू कर सकती हूँ. 4 के लिए क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट्स. सपोज द नंबर इज़ 254, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 54. अगर ये नंबर 54 पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है. ऐसे ही 6 में है. अगर मैं इसी नंबर को लेकर चलूँ 254, 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा. 3 से डिवाइड करने के लिए मुझे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं, इनका सम क्या होगा? 2 + 5 + 4 दैट इज़ 11. और 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है. तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं डिवाइड हो रहा. तो अगर दोनों में से एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है. इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, यानी अगर मैं इसी नंबर को लेकर चलूँ तो 254 डिवाइडेड बाय 8, अगेन इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल फेल हो रहा है, यानी 8 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. क्या इसके यूनिट प्लेस पे 0 है? नहीं है, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा. 12 के लिए इसे 4 से और 3 से चेक करना होगा. 4 से अभी हम करके चुके हैं. 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, वो नहीं हो रही. 3 से भी नहीं हो रही, तो ये भी 12 से नहीं होगा. 14 के लिए 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए. 2 से हम डिवाइड करके देख चुके हैं, 7 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं. 254, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता दिख रहा है, तो ये 14 से भी नहीं होगा. 16 के लिए भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. लास्ट 4 डिजिट, अगर मैं और बड़ा नंबर लूँ तो उसकी चारों डिजिट से अगर वो डिवाइड हो जाता है, इफ़ लास्ट 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 16, यानी और बड़े नंबर्स के लिए आप देख सकते हैं.
18 के लिए किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 और 9 से। 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 9 से चेक करते हैं इसको। ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आ जाता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, मान लीजिए मुझे ये नंबर चेक करना है, ठीक है। तो इनका डिजिट्स का सम क्या होगा? 3 + 9 = 12, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 39 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए क्या कहते हैं कि अगर वंस के प्लेस पे 0 या 5 आ जाए, यानी मैं ले रही हूँ नंबर ये, तो इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 5 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं ये ले रही हूँ, इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 0, तो भी ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आ जाता है 7 का, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? इफ़ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट, मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है 658 का, इसने कहा ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यानी 2 × 8 16, एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, यानी बाकी बचे हुए से जो नंबर बन रहा है दैट इज़ 65। इनके डिफरेंस, अब ऑब्वियसली मुझे नेगेटिव नंबर से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए मैं बड़ा नंबर पहले रखूँगी, छोटा बाद में रखूँगी। तो मेरा आया 49, और 49 अगर 7 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर यहाँ बचेगा वो 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। या तो ये डिफरेंस 0 आ जाए, ठीक है, या फिर वो 7 का डिविजिबल आ जाए, तो 7 की जो भी आपकी डिविजिबिलिटी रूल है वो फॉलो करेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ़ द सम ऑफ 9 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, ये भी वैसे ही है। 11 में क्या कहता है? 11 में इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 121, जो कि मुझे पता है 11 का स्क्वायर है, लेकिन इसको चेक करने के लिए मैंने ऐसा नंबर लिया है, ठीक है। इसके दिस इज़ फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, तो इसके इवन के प्लेस पे क्या है? 2, और किसका डिफरेंस लेना है? ऑड नंबर्स के उसका, तो ऑड नंबर्स पे क्या है? 1 और 1, दैट इज़ 2। इनका सम ले लिया मैंने, दैट इज़ 0। या तो वो प्लेस पे 0 आ जाए, या फिर 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए, तो वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे ही 13 में है, यहाँ जो नंबर लिया हुआ है मैं उसी को एग्जांपल ले रही हूँ। इफ़ द सम ऑफ 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, दिस इज़ यूनिट डिजिट, इसका 4 टाइम्स, और सम लेना है इस बारी, और बाकी बचा हुआ जो नंबर है, ठीक है, बाकी बचा हुआ नंबर और वंस के प्लेस का 4 टाइम्स करने पर जो नंबर आएगा, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबल होगा, इसका क्वोशिएंट आएगा दिस, ठीक है। जब आप इसको 13 से पूरा डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट ये आएगा, यानी ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इफ़ द डिविजिबल बाय इफ़ 15 इज़ 3 and 5, 3 और 5 से वो डिविजिबल है, तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। 21 में इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? 7 और 3, तो अगर 7 से और 3 से डिविजिबल है तो 21 से भी डिवाइड होगा। 25 का क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, मान लीजिए ये नंबर है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। और 125 का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 125 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सारे डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको रेलिवेंट लगें कि रिपीटेडली आते रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट सीटेट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि जैसे 13, 11 और 7 के बिल्कुल ही अलग हैं। बाकी नंबर्स जो हमने छोटे पढ़े उनकी तो डिविजिबिलिटी रूल हम यूज़ करते रहते हैं, बट पता तो हमें ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको 125 तक के जो भी एक्सेप्शनल बनते थे वो मैंने आपको सिलेक्टेड बता दिए, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स,
ठीक है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स जब दोनों चीज़ एक साथ इंट्रोड्यूस होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छोटे बच्चों के हिसाब से हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों के हिसाब से सोच के चलना होता है जो हमें टीचिंग का पैटर्न, कि वो होते हमारी जगह तो कैसे सोचते हैं। तो जब मल्टीपल्स आते हैं तो उसके साथ साथ फैक्टर्स का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस में हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। वो मेथड तो समझ जाते हैं, लेकिन जब मल्टीपल्स आता है तो वो ये नहीं समझ पाते कि मल्टीपल्स में कैसे मूव करना है और फैक्टर्स में कैसे मूव करना है। तो थोड़ा सा उनको कुछ राइम, कुछ रिजेम्बलेंस बताइए उस चीज़ की, ताकि वो याद कर सके। लाइक मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं आता लिटरल मीनिंग अगर आप देखो, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब बढ़ना। जो भी नंबर आपको देगा वो आगे इंक्रीज़ होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी उस गिवन नंबर की आपको टेबल चलानी है। ठीक है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7, 14, 21, 28, 35 लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल वन। तो लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर्स ऑल्सो। अब फैक्टर्स की क्या पहचान बता सकते हो? ब्रेकिंग द नंबर्स, यानी जो नंबर दिया है उससे छोटे ही आएंगे उसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कराने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? वो नंबर किस किस टेबल में आता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या आपने याद करानी है कि जो 1 है, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर बनता है। ठीक है, 1 हर नंबर का फैक्टर बनेगा। उसके अलावा हमें ये देखना है कि काउंटिंग करते हुए कि अच्छा 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 4 की में नहीं आता। ठीक है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11, 12, 13, 14 नहीं, और 15 वो स्टॉप पॉइंट है क्योंकि उससे बड़ा फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये फैक्टर में ज़्यादा चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इसका स्मॉलेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि 1 फैक्टर होता है हर नंबर का, और जो उसका मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट फैक्टर बनेगा वो नंबर खुद होगा। ये 2 प्रॉपर्टीज़ फैक्टर्स की आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही 24 में है, फिर हम काउंटिंग करेंगे 1 में आता है यानी 2 में आता है यानी 3 में आता है यानी 4 में आता है यानी, तो ऐसे करके हम टिल दैट नंबर हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से टेबल्स में आता है। नाउ माय क्वेश्चन इज़, आर यू श्योर दैट नो फैक्टर इज़ लेफ्ट? आपको लगता है इस तरह से जब हम काउंटिंग करके हर नंबर को चेक करेंगे, पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, दूसरी बात क्या कोई फैक्टर छूट गया है, ये कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। अगर कोई भी फैक्टर छूट गया तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, तब उस केस में हम कैसे करते हैं? लेट्स सी। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप ये कर सकते हो। इसमें जो फैक्टर मेथड होता है वो होता है ये बताने के लिए कि आप, ताकि आप कोई भी फैक्टर ना मिस करो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 24 का। ठीक है, फैक्टर मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको। फैक्टर मेथड में मैंने नंबर लिया 24। अब मुझे चाहिए कि मेरा कोई भी फैक्टर जो है वो मिस ना हो, छूटे नहीं, और मेरा टाइम भी बच जाए, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर आ गया तो उसको भी मल्टीप्लाई कर करके देखना उस टेबल तक मेरे लिए मुश्किल होगा। इन दैट केस मैं क्या करूँ? तो उसका तरीका क्या होता है, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करा तो 1 से इस तरह से स्टार्ट करा। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? जो आंसर आपका 24 ही है, ऑब्वियसली 24। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा ये? हाँ होगा। एक मिनट, स्टार्ट इट अगेन। 1 से 2 से डिविजिबल होगा तो
स्किप कर रही है, 3 से होगा तो 8, 4 की टेबल में, हाँ 6, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से यस। अब आप यहाँ देख रहे हो मैंने जैसे ही 6 बोला, 6 यहाँ ऑलरेडी है, तो दिस इज़ द स्टॉप पॉइंट, यहाँ आपने रुक जाना है। ठीक है, जब रिपीटेशन शुरू हो जाए नंबर्स की, यहाँ आपको वो नंबर दिखने लगे, तब आपने यहाँ पे रुक जाना है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि फैक्टर्स बताइए 24 के, तो फैक्टर्स आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, अब मैं श्योर हूँ कि मैंने कोई भी फैक्टर बीच में छोड़ा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वैसे याद हो तो सीटेट में एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज़ हैं जिसमें एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सेम रहे। कुछ भी नंबर दे सकते हैं वो, मान लो 24 दिया है, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 48 दिया हुआ है। ठीक है, 24 देंगे या 48 देंगे, तो एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको 48 के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है उसका एरिया, तो 48 के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं जो एरिया सेम रहे। तो अगर आप ये पैटर्न देखो तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं जिनका जो मल्टीप्लाई है हमेशा 24 आ रहा है। इसका भी 24 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये इनडायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? फैक्टर मेथड। ठीक है, अब इधर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है वो नंबर अपने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने और 1 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो 24 को इस तरह से ब्रेक करना कि उसको और तोड़ा ना जा सके। तो हम 2 से ही चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 1s के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो रेस्ट नंबर इज दिस, देन 2 से अगेन डिवाइड किया, दैट इज दिस। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होगा, दैट इज दिस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर्स क्या बने? दिस। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैं बहुत ब्रीफ में कराती जा रही हूँ आपको चीज़ें, ताकि आपको बस ब्रशअप हो जाए, ये ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। नाउ द पॉइंट्स टू रिमेंबर, मल्टीपल्स और फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मल्टीपल्स में क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। मैंने आपको अभी बताया था कि मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी टेबल्स चलानी है। तो किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल लेते हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ये वाला ले रखा था, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है उसके बारे में हम बता सकते हैं, वो नंबर खुद होगा, लेकिन लार्जेस्ट के बारे में हम नहीं बता सकते। देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल, क्योंकि हमें नहीं पता, वो कहीं तक भी जा सकता है, तो अनलिमिटेड है, इसलिए उसके अंदर हम ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट बता सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ अ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। ऑब्वियसली अगर आप 14 की टेबल चलाएंगे तो ये हमेशा एक इवन नंबर ही बनेगा। ठीक है, सो और फैक्टर्स में क्या होता है? 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर भी होता है। ठीक है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। अ नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगेन मैंने यही बताया था, 24 में 1 से स्टार्ट करते हुए सबसे लास्ट जो फैक्टर बना था वो 24 बना था। तो ग्रेटेस्ट जो है वो नंबर खुद है और स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है। ठीक है, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, उसके कम से कम 2 फैक्टर तो कौन कौन से होंगे? 1 और वो नंबर खुद। ठीक है,
तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में बताने थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और मैथ्स के चीज़ें जानेंगे जो कि हमें आती हैं लेकिन कहीं हमने रिवाइज़ नहीं की हुई, इसलिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम ब्रश अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द टॉपिक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।